वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। चलिए बच्चों, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले बेटा जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को ही बोलते हैं जेनेटिक्स, और फादर ऑफ जेनेटिक्स दुनिया में हर बच्चा जानता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। और बेटा इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है करेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना है, यानी कि फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है। फिर वेरिएशन क्या होता है, जब भी कोई करेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ जाता है, चाहे वो मार्फोलॉजी में हो, फिजियोलॉजी में हो, साइटोलॉजी में हो, या बिहेवियर में हो। ठीक है, भले ही वो सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहा हो। अच्छा, वेरिएशन का कारण क्या ढूंढा गया? पहला, जीन का रिसफल कर जाना। ठीक है। फिर दूसरा, क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि आप जानते हो उसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज और इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है। मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया गया था, वो दिया गया था पाइसम सेटाइवम पे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी यानी पाइसम सेटाइवम। इन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 7 पेयर करेक्टर्स को भी स्टडी किया था। ठीक है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चुना? पहली बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। नंबर 2, लाइफ स्पैन छोटा है तो स्टडी करना आसान हो जाता था। नंबर 3, सेल पॉलिनेशन भी करा सकते थे। ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करा सकते थे, दोनों ही बेटर था। वर्किंग मेथड, मेंडल ने कैसे इसको अपने वर्क को परफॉर्म किया? तो उन्होंने क्या किया, लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे करेक्टर को एट ए टाइम स्टडी कर रहे थे। ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इन्होंने एक ही करेक्टर को एक बार में स्टडी किया। दूसरा क्या था, ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक टू अवॉइड द क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन। इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए जितनी भी टेक्निक्स थी सब लगा दी। ठीक है। उसके बाद क्या था, ही अप्लाइड मैथमेटिकल एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय हिम। इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया, ताकि इनको अपना परिणाम आसानी से मिल सके। मैंने बताया था इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। यानी ट्रेट कितने होंगे, ट्रेट हो जाएंगे 14, ट्रेट हो जाते हैं 14। देखिए, इधर करेक्टर दिया है बेटा, और इधर दिया हुआ कंट्रास्टिंग करेक्टर, यानी कि वो ट्रेड्स बोल सकते हैं। जैसे स्टेम का हाइट, टॉल और डॉर्फ हो सकता है। फ्लावर का कलर वायलेट और ब्लू, वायलेट और वाइट हो सकता है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल हो सकती है। पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। पॉड कलर जो होता है ग्रीन और येलो हो सकता है। सीड शेप जो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या इस तरीके से पहला वाला डोमिनेंट को शो कर रहा है, दूसरा वाला रिसेसिव को शो कर रहा है। मेंडल ने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग से स्टार्ट किया था कोई भी क्रॉस। ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, जब बार बार सेल पॉलिनेशन कराते रहते हैं तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मिल जाते हैं। हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने इमैस्कुलेशन किया था, और क्या किया था, तब जाके ट्रांसफ़र किया था पॉलन को ऑन द फ्लावर। देखो जैसे ये क्या, पहले इन्होंने ये लिया एक फ्लावर, उसके बाद क्या किया, इसका मेल पार्ट काट के हटा दिया, इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब क्या किया है, किसी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन का, किसी डिज़ायर्ड फ्लावर का पॉलन ग्रेन लिया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अब जब यहाँ पे डाल दिया गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बन गया, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिला इनको। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया इन्होंने, मेंडल ने जब टॉल और ड्वार्फ पौधे को क्रॉस कराया तो इन्होंने पाया कि ऑल द सीड ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस, ठीक है, वो कैसे थे, वो टॉल ही रहे होंगे। ही ग्रू ऑल द सीड्स टू जनरेट प्लांट फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड F1। ये F1 जनरेशन, यानी इन्होंने ये जो जनरेशन पाई इसको F1 जनरेशन नाम दिया। और ये क्या ऑब्जर्व किया, सारे के सारे टॉल हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होगा। मेंडल ने जब F1 का सेल पॉलिनेशन कराया तो जब F2 में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ पौधे ड्वार्फ भी आ गए। ठीक है। और रेशियो आया उनका 1/4 और 3/4, यानी कि ड्वार्फ जो थे वो 4 में से 1 पाए गए, और इनके पाए जाने की संभावना 4 में से 3 थी। ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट देखो पूरा कर दिया गया। प्योर टॉल कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ स्मॉल डी, इसका गैमेट बनाया गया कैपिटल टी, इसका गैमेट बनाया गया स्मॉल टी। F1 में आ गए तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड टॉल बन गया। अब क्या करेंगे, फिर से इनकी सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर भी लिख दी, चेकर बोर्ड भर दिया गया। तो ये देखो ये टॉल बन गया, ये भी देखो टॉल बन गया, ये भी देखो टॉल बन गया। ये कैसा बना, ये ड्वार्फ बन गया। तो रेशियो क्या आया, देखो 3 टॉल बन गए, 1 ड्वार्फ बन गया। ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो में देखोगे ये प्योर टॉल है, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है। ठीक है। और ये प्योर ड्वार्फ है, तो रेशियो आया 1:1। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने काम किया। मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं।
मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि ये गैमेट में पास हो जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाते हैं। आजकल इन्हीं को हम लोग जीन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो होता है ये कोड करता है पर्टिकुलर पेयर, कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलिल। मतलब जीन जो होते हैं, जैसे मान लो एक लेटर को टी मान लिया गया, अब ये कैपिटल टी को भी कोड कर सकता है, स्मॉल टी को भी कोड कर सकता है, इनको बोलते हैं एलिल। यानी जीन जिन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं एलिल। अल्फ़ाबेटिकल सिंबल जो होता है, इस किसी भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल से किसी भी जीन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर कैपिटल में लिखोगे तो ये डोमिनेंट जीन होगा, स्मॉल में लिखोगे तो रेसेसिव जीन होगा। ठीक है, इस तरीके से। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट टू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटी एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट ऑफ द होमोजाइगस। यानी इन्होंने बोला कि कई प्रकार से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस करते हो तो ये जीनोटाइप होता है, क्योंकि आप इसको अभी जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जीन को एक्सप्रेस कर रहे हो तो जीनोटाइप। लेकिन अगर टॉल और ड्वार्फ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसमें आप जीन तो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए इसको फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों ऑड होंगे, इसमें क्या थे, दोनों सेम थे। अब जब F2 जनरेशन में जाएंगे तो 3:1 फिनोटाइप मिला था, 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो मिला था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस वो होता है, जैसे मान लो आपको ये फ्लावर दे दिया गया, अभी आपको पर्पल तो दिख रहा है, लेकिन ये कैसा होगा, ये वाला भी पर्पल होगा, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी पर्पल होगा। अब ये कैसा है, होमोजाइगस वाला पर्पल है कि हेट्रोजाइगस वाला पर्पल है, ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सीधे इसका होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दो, चाहे ये हो या ये हो, संभावना नज़र आ जाएगी। देखो, अगर अगर होमोजाइगस होता तो सोच के देखो, होमोजाइगस होता तो ये कैपिटल डब्ल्यू अलग होता, ये भी कैपिटल डब्ल्यू अलग होता, ये स्मॉल डब्ल्यू के साथ रिएक्ट करता, ये भी स्मॉल डब्ल्यू के साथ रिएक्ट करता, तो सारे वायलेट मिलते। इससे इंटरप्रिटेशन क्या मिल जाता है कि जो अननोन फ्लावर था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। यानी ये अगर यहाँ पे आपको 50% मिले कैसे, वायलेट, और 50% आपको मिल रहा है वाइट, तो अननोन फ्लावर कैसा था, हेट्रोजाइगस। तो यानी इससे आपने ये पता लगा लिया कि जो अननोन इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। और डी सिमिलर पेयर जो होता है उसमें वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट होता है दूसरों पर। ठीक है, तो डोमिनेट वाला जो होता है वो हमेशा रिसेसिव को छुपा लेता है। ठीक है, डोमिनेंट वाले को डोमिनेंस वाला बोलते हैं और रिसेसिव वाले को रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट वाला फुल्ली फंक्शनल होता है और रिसेसिव वाला जो होता है इनकम्प्लीटली कभी कभी फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशंस में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आप जानते हो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एलिल डू नॉट ब्लेंड, एलिल कभी ब्लेंड नहीं होते, बट बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन द F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन में गैमेट बनेगा तो दोनों ही करेक्टर रिकवर हो जाएंगे। इसी से पता चलता है कि कभी भी करेक्टर ब्लेंड नहीं होते। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ट्रेड सेग्रीगेट, यानी ट्रेड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एंड पास इनटू द गैमेट। होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट। होमोजाइगस दो टाइप के गैमेट बनाएगा, मान लो ये है तो ये एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो देखो क्या लिखा है, होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट, ये देखो। जबकि हेट्रोजाइगस होता तो डिसिमिलर टाइप का गैमेट बना रहा है, ये देखो। जबकि हेट्रोजाइगस डिसिमिलर टाइप का गैमेट बनाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, इसको पहली बार पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी ये मानी जाती है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जहाँ पे लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस फेल हो जा रहा है, कहीं ना कोई दिक्कत आती है। यहाँ पे हाइब्रिड में कुछ मिक्सचर आएगा, यानी इंटरमीडिएट करेक्टर नजर आएगा। जैसे रेड इंटू वाइट को क्रॉस कराते थे तो क्या मिलता था, रेड, लेकिन अब की बारी बीच में बनेगा पिंक, इसीलिए देखो इंटरमीडिएट करेक्टर आ गए। ठीक है, जैसे स्नैपड्रैगन में खोजा गया जिसको बोलते हैं मिराबिलिस जिलापा, और एक और होता है, प्लांट होता है एंटीडाइनम मैजस, उसमें भी खोजा गया था। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्योर ब्लेंडिंग, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर। जब रेड और प्योर रेड प्योर वाइट को क्रॉस कराया गया तो F1 में सारे के सारे पिंक मिले। ठीक है, लेकिन F2 में जाने के बाद 1 रेड मिला, 2 पिंक मिला, 1 वाइट मिला। आइए इसको देखते हैं। ये देखो, प्योर रेड प्योर वाइट को क्रॉस कराया, ठीक है, तो सारे F1 में पिंक मिले। अब हमने इनकी सेल्फिंग करा दी तो फिर क्या हुआ, एक प्योर रेड मिला, ये देखो, 2 पिंक मिले और एक प्योर वाइट मिला। ठीक है, इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बराबर आएगा। पूछा गया है कि इसमें GR और PR बराबर होता है, तो आप बता दीजिएगा कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बराबर रहता है। ठीक है, को डोमिनेंस क्या होता है बेटा, को डोमिनेंस ये होता है जब दो एलिल में से
ठीक है, दोनों एलिल में से अगर दोनों डोमिनेंट हो तो फिर बोलेंगे, लिखो लिखा है, टू एलिल लैकिंग द डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप एंड बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन ऑर्गेनिज्म। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में जीन आई द्वारा कंट्रोल होता है, तो तीन जीन होते हैं, तीन एलिल होते हैं इस जीन के, आई ए, आई बी, आई नॉट। अब बताओ ए और बी, अगर आई ए और आई बी साथ रहेगा तो देखो दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे, दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे शुगर बनेगी दोनों टाइप की, ए टाइप की भी बनेगी और बी टाइप की भी बनेगी। यानी व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस टुगेदर ओन शुगर बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस। इसका कारण है को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में अंतर है, इसको थोड़ा देख लीजिए। लिखा है यहाँ टू एलिल इज मोर कॉन्स्पिकस, यानी इसमें दो में से एक ज़्यादा कॉन्स्पिकस होगा। यहाँ दोनों इक्वली कॉन्स्पिकस हैं, यानी दोनों इक्वली काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीच का मिक्सचर नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नो मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह नहीं होगी। यहाँ F1 डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, यहाँ F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट, बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जाम्पल था फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। इसका एग्जांपल हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। और एबीओ में भी पूरा एबीओ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एबी। मल्टीपल एलिल्स का बेस्ट एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, मैनी एलिल वन वर्क। मैनी एलिल जब वन वर्क करेगा तो फिर क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल एलिल, यानी कि बहुत सारे एलिल जैसे आई ए, आई बी और आई नॉट, ये मिल करके हम लोग का ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल। यानी लिखा है द मल्टीपल फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्टर और जीन विच अकर्स ऑन द सेम जीन लोकस, यानी सारे सेम जीन लोकस पे इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द जीन पूल, ठीक है, विच कैरी ओनली टू और मोर एलिल एंड गैमिट ओनली टू वन एलिल। मतलब गैमिट में तो केवल एक ही एलिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में तो कई एलिल हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो ऑब्जर्व ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें ए बी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया बेटा, इसके आगे फिर करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।